हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चैनल में। ठीक है ना। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है। अब देखो, हमने क्या हिस्ट्री की अब ये चैप्टर वो कक्षा 6 की बुक ले रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर फर्स्ट में उसमें अतीत के बारे में बात कर ली थी। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ आपके फर्स्ट चैप्टर को, मतलब रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा बहुत कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। देखो, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? अतीत के बारे में अपन कैसे जान सकते हैं। अतीत को हम कैसे जान सकते हैं? अवशेषों से। ठीक है ना। जिनसे भी अवशेष होंगे उनसे। तो अवशेष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो है पुरातात्विक स्रोत और एक कौन से होते हैं? साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें क्या क्या शामिल होगा? उसमें सिक्के शामिल होंगे, अभिलेख शामिल होंगे, शिलालेख शामिल होंगे। ठीक है ना। ये सभी किस में होंगे? पुरातात्विक स्रोतों में। और साहित्यिक स्रोतों में क्या होंगे कि किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिख दी। ठीक है ना। पांडुलिपियाँ। ठीक है। ऐसे रामायण महाभारत, ये सभी चीज़ें साहित्यिक स्रोतों में आएगी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको ये समझा देता हूँ कि जो कक्षा 6 की बुक है ये, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे कक्षा 6 की इस बुक में? इसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल को। कब प्राग ऐतिहासिक काल, देखो ये इतिहास है। इतिहास को 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, सॉरी 3 भागों में। कौन कौन से? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक। फिर है आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक। और फिर तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक। देखो, ये जो इतिहास है ना, इसमें क्या होता है, अपन तिथियों का क्रमवार अध्ययन करते हैं। तिथियों का क्या करते हैं? क्रमवार अध्ययन। मतलब एक तिथि के बाद दूसरी तिथि को पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे क्रम आपको याद होगा ना, जैसे कि पहले आरंभिक लोग आए थे, फिर उसके बाद वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, सिंधु घाटी सभ्यता पे ताम्रपाषाण काल आया था। ठीक है ना। ऐसे करके अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना। इतिहास में ऐसे होता है, क्रमवार अध्ययन करते हैं इसमें इतिहास में। देखो, अब इतिहास के 3 भागों में बांट दिया क्रम के हिसाब से। एक प्रागैतिहासिक, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा अपन 32 लाख वर्ष से लेके कहाँ तक पढ़ेंगे इसको? 10,000 वर्ष तक। 32 लाख से 10,000 वर्ष तक अपन इसको पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है। जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसमें क्या होता है? इसमें होता है मतलब अपन को अवशेष प्राप्त होंगे। ठीक है ना। इसमें कोई भी साहित्यिक स्रोत हैं वो अपन को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो साहित्यिक स्रोत कहाँ मिलेंगे अपन? आदि ऐतिहासिक स्रोत, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है ना। आदि ऐतिहासिक काल में क्या मिलेंगे? प्रातात्विक स्रोतों के साथ साथ क्या मिलेंगे अपन को? साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त होंगे। ठीक है। तो पर वो ऐसे अवशेष होंगे, जो साहित्यिक स्रोत होंगे जिनको भी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, वहाँ पे अपन को स्रोत मिले, साहित्यिक स्रोत, और लिपि मिली है अपन को, पर उस लिपि को अपन अब तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है। तो ऐसे ही ऐतिहासिक काल, इसमें अपन को दोनों स्रोत मिलेंगे, साहित्यिक स्रोत भी मिलेंगे और प्रातात्विक स्रोत भी मिलेंगे। ठीक है। तो जो इसमें क्या है, जो साहित्यिक स्रोत है ना, उनको अपन क्या पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना। जैसे वैदिक सभ्यता है, जैसे अपने ऋग्वेद, इसमें क्या आ जाएंगे? जो वेद आ जाएंगे अपने। ठीक है ना। तो ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में अपन को क्या बताया गया? बेसिकली प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है। अब देखो, प्राग ऐतिहासिक काल है ना, इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण, देखो सॉरी, देखो इसको 2 भागों में बांटेंगे अपन। ठीक है ना। एक तो पाषाण काल और दूसरा है ताम्रपाषाण काल। ताम्र मतलब तांबा, ताम्रपाषाण काल। ठीक है। अभी इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटेंगे अपन। कौन कौन से भागों में बांटेंगे? पुरापाषाण, पुरापाषाण, फिर है मध्यपाषाण, और फिर तीसरा कौन सा है? नवपाषाण। ठीक है। इस चैप्टर में हम केवल इस पार्ट को पढ़ेंगे। देखो, इस वाले पार्ट को। ठीक है ना। इस चैप्टर में किसको पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अपन, मतलब 32 लाख वर्ष से लेके 10,000 वर्ष तक अपन इसमें पढ़ेंगे।
चलो देखते हैं अब इसको। देखो चैप्टर नंबर 2 है अपना ये, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का ये जो शीर्षक है वो क्या है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। मतलब आखेट खाद्य संग्रह मतलब ये बता रहा है आदि मानव के बारे में, ठीक है ना। आरंभिक लोग होते हैं ना, उनके बारे में बता रहा है, और ये बता रहा है वर्तमान तक, मतलब आरंभिक लोगों से वर्तमान तक अब हम भोजन उत्पादन है उसका तरीका, मतलब जर्नी, पूरी जर्नी को देखेंगे उनकी, आरंभिक लोग से लेकर वर्तमान तक की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी लाइन टू लाइन से। मैं आपको ना एक एक वर्ड का मीनिंग याद, मैं एक एक वर्ड का जो है ना वो मतलब बताऊंगा, जिससे आपको कहीं भी पढ़ने में, बुक पढ़ने में कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। मान और मेरी बात मानो बिल्कुल, आपका मतलब एक भी क्वेश्चन यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा बिल्कुल भी। तो देखते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ये क्या है, तुषार नाम का लड़का है, ये कहाँ जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई शादी में। तो क्या करता है वो, रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, पता है तुषार, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। मतलब रेल की शुरुआत कब हुई थी, देखो रेलवे की शुरुआत हुई थी 18वीं सदी में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी ये हुई थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड में, ठीक है। तो कब से हुई थी, 18वीं सदी में। अब कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। तो बस तो इसके कुछ दशक बाद आई थी। दशक का मतलब है, मतलब होता है 10 साल की अवधि, ठीक है ना। तो तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे, क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये तुषार सोचने लगा कि मान लो कि अब तो रेल है, और जब रेल नहीं थी तब क्या जो लोग थे वो ऐसे ही रफ्तार सब यात्रा करते थे, बिल्कुल करते थे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो लोग थे वो काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश में जाते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते, एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे, ठीक है ना। कुछ मतलब युद्ध लड़ने के जो सेना होती थी वो युद्ध लड़ने के लिए भी यात्रा करती थी, तो ऐसे सभी यात्रा करते थे। अब देखो, अब इसमें बता रहा है जो आरंभिक मानव है, आरंभिक मानव है ये दर दर क्यों घूमते थे। भाई ये क्यों घूमे भाई, अपन का तो बताया कि अपन तो भाई काम की तलाश में गए, युद्ध लड़ने के लिए चले गए मान लो। पर ये आरंभिक लोग, जो आरंभिक मानव है ये क्यों गए, आखिर भी इधर उधर क्यों घूमते थे, उसके बारे में बताया। देखो, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखो यहाँ से अपना क्रम चालू हो गया, 20 लाख साल पहले, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रागैतिहासिक काल में। यहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ हम उन्हें आर्किटेक्ट खास संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो आदि आरंभिक मानव थे उनको अपन क्या किस नाम से जानते हैं, आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक। आर्किटेक्ट मतलब शिकार, और खाद्य संग्रह मतलब भोजन का संग्रहण करना, मतलब इकट्ठा करना भोजन को, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आगे देते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। भाई इनको आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक क्यों बोलते थे, क्योंकि ये क्या भोजन का इंतजाम करते थे। मतलब ऐसा हुआ था, ऐसा करते थे, मतलब शिकार करते थे, शिकार करने के बाद फिर मछलियाँ, चिड़ियाँ जो जितनी भी थी, जैसे मछलियाँ हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे सब इकट्ठा किया करते थे। ये सब की सब क्या है, इन सभी चीज़ों भोजन की जो संग्रहण करने की जो इनकी प्रवृत्ति है उसके अनुसार इनका नाम क्या लिखा गया है, आर्किटेक्ट एवं खाद्य संग्राहक, ठीक है। अब ये इनको ये जो राइटर है वो ये बोल रहा है कि इधर से उधर क्यों घुमा करते थे। अब देखो आगे पढ़ते थे। आर्किटेक्ट खास संग्राहक समुदाय, समुदाय एक लोग, समुदाय के लोग। अब देखो यहाँ पे आ गया समुदाय, ठीक है ना। समुदाय क्यों हो गया, क्योंकि ये झुंड में रहा करते थे, ठीक है ना, झुंड में रहते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, क्या क्या कारण थे। पहला कारण देखते हैं अपन, भाई एक जगह से दूसरी जगह ये क्यों जाते थे। पहला कारण क्या था
कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। भाई वो एक जगह रहेंगे तो क्या है, जितने भी जानवर होंगे, जितने भी फल फूल जितने भी होंगे, उनको खाकर सबको समाप्त कर देंगे। फिर वहाँ पे खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो क्या करेंगे, वो पलायन करेंगे। ठीक है ना। पहला कारण तो हो गया कि भोजन की तलाश में। फिर दूसरा कारण क्या हो गया, दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब दूसरा कारण क्या हो गया, दूसरा कारण ये हो गया कि मान लो कोई मवेशी, कोई हिरण है, ठीक है ना। अब हिरण कोई घास घास चरता है बहुत दूर तक। जैसे अपन कभी आप भैंस चराने गए हो, भैंस चराने गाय चराने जाते हैं अपन, तो क्या उनको खुली छोड़ देते हैं, तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं अपन उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो वो क्या है, अपना शिकार ढूंढते थे। जैसे हिरण को इनको क्या है, हिरण को मारना है मान लो, तो हिरण मार रहा है, हिरण को मारना है तो हिरण तो घास चर रहा है, तो इसके हिरण के पीछे पीछे वो आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे तो अपने शिकार के पीछे पीछे जाते थे। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण हो गया मौसम के कारण। तीसरा कारण क्या है, मौसम। यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। देखो मौसम क्या होता है, एक होता है मौसम, एक होता है जलवायु। दोनों में आपको अर्थ समझना है। मौसम होता है अनिश्चित काल का, अनिश्चित काल होता है, मतलब 2 महीने 3 महीने का होता है मौसम। जैसे वर्षा का मौसम हुआ, जैसे गर्मी का मौसम हुआ, तो ऐसे मौसम। और जलवायु होती है एक निश्चित जलवायु, ये निश्चित काल की होती है, मतलब सालों तक एक ही जलवायु होती है। जैसे भूमध्य सागर, भूमध्य जो रेखा है, वहाँ पर आप जाओगे तो क्या मिलेगी आपको, एक निश्चित जलवायु मिलेगी। वहाँ पे कौन सी मिलेगी, उष्ण जलवायु, मतलब गर्मी। ठीक है ना, जैसे आपने देखा हो अफ्रीका के लोग काले क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ वो भूमध्य सागर पे हैं। ठीक है ना, तो भूमध्य सागर पे क्या है, तो सूरज वर्ष भर चमकता है, तो वह धूप ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ने से क्या होता है, वहाँ पे काले हो जाते हैं वो, इसलिए वो काले होते हैं। ठीक है, तो देखो तीसरा मानव, जो आरंभिक मानव थे, वो तीसरे कारण से क्या, मौसम था। जो तीसरा कारण क्या था, मौसम के कारण। जैसे जैसे मौसम बदलता जाता वैसे वैसे ये पलायन करते रहते। तो चौथा कारण है पानी। पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता। भाई बिल्कुल सही बात है, पानी के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं हो सकता है। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है, बिल्कुल। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ठीक है, जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ ये जाएंगे। तो 4 कारण हो गए। पहला कारण हो गया कि जब सब कुछ खा लिया और समाप्त हो गया तब वो पलायन करने गए। दूसरा कारण क्या होगा, भाई अपने शिकार के पीछे पीछे भागते चले गए, तो ऐसे पलायन कर गए वो। तो तीसरा कारण हो गया मौसम के कारण, और चौथा कारण हो गया पानी। ठीक है, जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ वो जाएंगे। अब देखो अपन को आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो आरंभिक मानव है उनके बारे में कैसे पता लगता है, तो वही आरंभिक मानव के अवशेष हैं। ठीक है, तो ये पुरातत्वविद होते हैं ना, पुरातत्वविद जो इन अवशेषों की खोज करते हैं उनको बोलते हैं पुरातत्वविदों। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किया करते थे। भाई इनको क्या है, एक अवशेष मिले, कई अवशेष मिले, ठीक है ना, जिनका उपयोग कौन करते थे, आर्किटेक्ट खाद्य संग्राहक। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखो पुरातत्व खोज करने के लिए गए, तो उनको क्या मिला, उनको मिला पत्थर, लकड़ियों, हड्डियों के औजार मिले। ठीक है ना, जो पत्थर के औजार तो आज भी हैं उनके पास, अवशेष हैं। म्यूजियम में जाओगे आप तो कोई किसी म्यूजियम में जाना तो आपको अवशेष प्राप्त मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, म्यूजियम में तो इनका उपयोग इनका उपयोग, मतलब जो अवशेषों का उपयोग क्यों किया जाता, ये क्या थे, औजार थे ये सब के सब। ठीक है, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। भाई जो औजार मिले थे
आपको मान लो कि ये पत्थर के कुछ औजार मिल जाएं, तो आप क्या सोचोगे भाई, क्या करेंगे इन औजारों का? भाई पत्थर को मतलब जैसे देखो ये दिखाया है, क्या करेंगे वो, ऐसा पत्थर ले लिए, नुकीले पत्थर, ऐसे पत्थर ले लिए, पत्थरों से क्या है, जड़ों को खोदेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एक खाल बनी हुई है, ठीक है ना, इस खाल को सिएंगे, ये सुई है, पत्थर की सुई है ये, इससे क्या है, सुई है ये, इससे कपड़ों का निर्माण होगा, मतलब एक सिलेंगे कपड़े ऐसे, तो इनका सबका उपयोग किया जाता है। कुछ के साथ हड्डियों लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ मतलब कुछ औजार तो मतलब फल फूल काटने के लिए, हड्डियों मांस काटने के लिए किया जाते थे, और कुछ किसके लिए के औजार बनाए जाते थे, शिकार करने के लिए, ठीक है ना। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, ठीक है ना। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब देखो ये देखो, ये बताया गया है कि जो पत्थर के औजारों का उपयोग उपयोग बाएं इंसान से खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और ये इसका तो क्या है, जड़ों को खोदने के लिए, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये जानवरों की खाल है, इसको इसे सीते थे इन पत्थरों से, ठीक है। तो समझ गए आप। तो आरंभिक लोगों की जानकारी कैसे प्राप्त हुई, उनके अवशेषों से, उनके औजारों से, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो रहने की जगह निर्धारित करना। अब भाई वो अब रहने की जगह कैसे निर्धारित करें, कैसे पता लगा अपन को, ये कैसे पता लगा कि भाई ये इनकी रहने की जगह है, ठीक है ना। जैसे आपको कैसे पता, आप जैसे आप हो, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप मतलब कोई आदमी आपको पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बताओगे कि मैं अपने घर पे रहता हूँ, तो मेरा घर ये एड्रेस ये है और मैं यहाँ रहता हूँ। तो भाई ये तो बताएंगे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पुराने, बहुत हज़ार साल पहले की बात है, तो कैसे पता लगेगा, देखो कैसे पता लगेगा। तो इसी में बात बताया, मानचित्र 2 को देख लो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आकेटक खास संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। पुरास्थल किन्हें कहते हैं, एक तो ये लाइन आगे होगी, पुरास्थल क्या होते हैं। पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ पे पुराने अवशेष, प्राचीन अवशेष मिलते हैं, जैसे बर्तन मिल गए, औजार मिल गए अपन को, ठीक है ना, मिट्टी के घड़े मिल गए मान लो, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, पुरास्थल, ठीक है। तो इनके अलावा भी और भी कई स्थानों पर आके का संग्रह रहा करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए थे। अब देखो जैसे मैंने बताया था आपको, पाषाण काल, पाषाण क्या, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, मतलब इसमें क्या है, जैसे मान लो आज के ज़माने में, ठीक है ना, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली चीज़ क्या है, प्लास्टिक, ठीक है ना। तो मतलब कुछ भी आप ले लो, मतलब घर घर में भी आपके बहुत सी प्लास्टिक की चीज़ मिल जाएंगी, बर्तन भी मतलब डब्बे होते हैं वो प्लास्टिक के हो जाते हैं, बोतल हो जाते हैं, पानी पीते हैं वो भी प्लास्टिक के, बहुत सारी चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है अपने, ठीक है ना। ऐसे ही जो पुराने ज़माने जो आरंभिक लोग थे, वो कैसे चीज़ों का उपयोग करते रहे, पत्थर से बनी हुई चीज़ों का, ठीक है ना। तो इसी के आधार पर अपने 3 भागों में बांट दिया इसको, ठीक है ना। एक तो अपन ने बांट दिया पुरापाषाण, ठीक है ना, पुरापाषाण काल। एक बांट दिया अपन ने मध्य पाषाण, ठीक है, और तीसरा बांट दिया मैंने नवपाषाण, ठीक है। ये तीनों में अपने बांट दिया। अब देखो इसकी तिथि कब है, कहाँ से कब तक है, 32 लाख वर्ष से लेके 12,000 वर्ष तक, ठीक है ना। अब इसकी मध्य पाषाण की तारीख कब से, 12,000 से 10,000 तक, और फिर 10,000 से ये फिर चलेगी आगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानकारी बता रहा है ये यहाँ पे, पूरा पाषाण काल के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा पाषाण स्थल के बारे में बता रहा है, कहाँ कहाँ पे देखो, मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ा था, पहले अध्याय में ये पढ़ा था कि जितने भी जो पुरास्थल मिलेंगे ना अपन को, जो पाषाण काल के, वो कहाँ मिलेंगे अपन को, नदियों के किनारे, क्योंकि लोग क्या पहाड़ियों से उतर के क्या कहाँ पे आ गए, अब नदियों की तरफ आ गए, पहले पहाड़ियों पे रहते थे, पहाड़ियों से नीचे आ गए वो। देखो ये भीमबेटका, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये कहाँ पे, ये एमपी में भीमबेटका, ये क्या है, गुफाएं हैं, ठीक है। भीमबेटका जगह नर्मदा नदी के पास,
कौन सी है? नर्मदा नदी। तो ये भीमबेटका की मतलब यहाँ पे क्या है, कई सारी गुफाएं, ठीक है, बहुत सारी गुफाएं इसमें। तो इन गुफाओं में क्या है, तो अपन को चित्रकला मिली है, ठीक है। देखो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये ऐसी चित्रकला मिली है, ये ऐसी चित्रकला मिली है बिल्कुल। इनको क्या बोलते हैं? शैल चित्रकला। शैल मतलब पत्थर, पत्थर पर चित्रकारी करना, उसको बोलते हैं शैल चित्रकला। तो ये मिले अपन को भीमबेटका से, ठीक है। एक ही हो गया पुरापाषाणिक स्थल, दूसरा हो गया होसंगी, ठीक है ना। दूसरा कौन सा हो गया? होसंगी। ये कहाँ पे? ये कृष्णा नदी के दक्षिण में, और तुंगभद्रा नदी, ये तो कृष्णा ऊपर, ये कौन सी है? तुंगभद्रा, इनके बीच में, ठीक है। फिर है कुरनूल की गुफाएं। तो अपन को तीन स्थल मिल गए अपन को, एक कौन सा मिल गया? भीमबेटका, दूसरा होसंगी, और तीसरा कुरनूल की गुफाएं। यहाँ पे अपन को क्या मिलेंगे? आवास मिलेंगे, किनके? आरंभिक मानवों के, ठीक है। ये हो गया अपना। देखो फिर आगे देखो, कई पुरातन नदियों झीलों के किनारे पाए गए हैं। ये बिल्कुल नदी के किनारे पाए गए हैं सबके सब, ठीक है। अब देखो, अब देखो चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे भाई, अपन इनको क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, औजार बनाने के लिए पत्थर चाहिए। तो भाई ऐसी जगह चूज करेंगे, मतलब ऐसी जगह को मतलब चुनेंगे ये जहाँ पे पत्थरों की उपलब्धता हो बहुत ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा ऐसे नदियों के किनारों पे ऐसे से गोल गोल से पत्थर देखे होंगे आपने, ऐसे गोल गोल से गोल गोल से गोल गोल से। अब क्या, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को ये तोड़ते थे, तो ऐसे तोड़ेंगे ना, तो ऐसे आधा बचेगा, ये ऐसे तिकोना तिकोना खुर्दा खुर्दा बन जाएगा। तो इनका एक क्या बन गया? चाकू बन गया एक तरह से, काटने का, वो खाल छीलने का, हाँ। ऐसे का इससे ही मतलब वो जड़ों को खोदते थे, ना? तो ऐसे उपकरणों, जैसे पत्थर, ऐसे पत्थरों को उनको उपयोग में लेते थे ये ना, अपने औजारों के लिए। तो ऐसे उपयोग, ऐसे जो पत्थर है वो कहाँ मिलेंगे? नदियों के पास मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और नदियों के पास क्या है? गुफाएं भी होती हैं, उनकी गुफा, उन्होंने क्या, नदियों के पास जो गुफाएं, उनको ये अपना आवास बना लिया, ठीक है ना। तो इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये दिया गया भीमबेटका, जो बताया था एमपी में। तो इस पुरास्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। कंदराएं मतलब ये भी गुफाएं होती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। भाई ये गुफाओं में क्यों रहते थे? ये गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि जब जब बारिश होगी, मान लो बारिश होगी, तो ये क्या अपने मतलब गुफाओं में चल जाएंगे बारिश से बचने के लिए, ठीक है ना। तो धूप, ज़्यादा धूप पड़ी तो भी घुस जाएंगे अंदर आराम करने के लिए। ऐसे तो इन गुफाओं का उपयोग ऐसे किया जाता था। अब जो इस चित्रशैली के बारे में देख लो। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है ना। ये क्या है? जंगली जानवर है, ठीक है ना। देखो कुत्ता सा बन रहा है, ये क्या है? कुत्ता सा बन रहा है बिल्कुल। देखो एक 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 इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ मैं आपको, है ना, भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका है ना, जुलाई 2013, जुलाई 2013 में इसको क्या है? विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। विश्व धरोहर कौन सी होती है? यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को यूनेस्को द्वारा ये विश्व धरोहर में शामिल कर ली गई है, ठीक है ना। ये भीमबेटका। अब देखो ये बता दिया, पुरास्थल के बारे में बता दिया मैंने आपको पहले ही। इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वे वहीं छोड़ गए। जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने बता दिया कि जो अवशेष प्राप्त होते हैं जहाँ से, वो क्या बोलते हैं? पुरास्थल। अब देखो आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई, ठीक है ना। अब ये नदियों के किनारे थे, हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल पत्थर थे इनके पास, ठीक है ना। अब ये क्या है?
एक पत्थर से दूसरे पत्थर को क्या है, तोड़ देते हैं। जैसे ही दोनों दोनों पत्थर आपस में टकराए, इन्होंने दोनों पत्थर आपस में टकराए तो क्या हुआ, चिंगारी निकली और उससे आग का आविष्कार हो गया। ठीक है ना। तो आग के प्रमाण कहाँ मिलते हैं अपन को, आग के जो प्रमाण है वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं कुरनूल की गुफाओं में। ठीक है ना। कुरनूल की गुफा को ढूंढो, जो बताई थी मैंने आपको अभी, यहाँ पे दक्षिण भारत में, ये रहा कुरनूल की गुफाएं। ठीक है। यहाँ पे क्या मिले, आग के खोज। तो आग की खोज से क्या हुआ, ये बात ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो पहले क्या है, कच्चा मांस खाते थे। ठीक है ना। तो कच्चा मांस खाते थे तो क्या करते थे, अब इनको पका के खाने लग गए मांस को। ठीक है। जंगली जानवरों को दूर भगाने लग गई, फिर अपनी रक्षा के लिए। तो इनका वो करते थे। जो कुरनूल की गुफाएं, उनसे क्या प्राप्त हुए, राख के अवशेष मिले हैं। भाई किसी चीज़ को जलाओगे तो राख मिलेगी, तो वहाँ से क्या मिले, राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। तो आपसे ये पूछे कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो आप बोलोगे पुरापाषाण काल में। ठीक है, कब हुआ था, पुरापाषाण काल में। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट नाम लेंगे। आग की खोज कब हुई थी, कौन से काल में हुई थी, आपसे पूछ सकता है कभी भी कि आग की खोज किस काल में हुई थी, आप बोलना पुरापाषाण काल में। ठीक है। अब देखो नाम और तिथियां, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, जैसे नव पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है ना। तो इनके बारे में बता रहा है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। भाई बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है ना। तो आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, मतलब प्राचीन पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। ठीक है ना। इसका नाम क्यों रखा अपने पुरापाषाण, क्योंकि इसमें क्या है, पत्थर की ही चीज़ें हैं। औजार जो भी चीज़ें, मतलब आम जीवन में उनका जो काम की चीज़ है ना, वो पत्थर से ही बनी थी सबकी सब। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान है। ठीक है ना। ये रहा पुरापाषाण काल की तारीख कब से, 32 लाख साल पहले से 12,000 साल तक। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो था आरंभिक, एक होता है मध्य एवं उत्तर पाषाण काल। ठीक है ना। आरंभिक, मध्य, उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। ठीक है। देखो वो आगे देखो। अब देखो अपने पुरापाषाण काल कर लिया। अब देखो यहाँ पे मध्य पाषाण क्या हुआ, काल क्या हुआ, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं। पर्यावरण बदलाव मतलब कैसे, कि मतलब देखो यहाँ पे आपको समझाता हूँ मैं। ये तो पाषाण काल। ठीक है। पाषाण काल में पहला पढ़ेंगे हम पुरापाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण। ठीक है। देखो पुरापाषाण काल के, ये 20 लाख साल पहले की बात कर रहा है। 20 लाख साल पहले मतलब क्या हुआ था, कि जो पृथ्वी थी ना, वो मतलब जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर था, मतलब तापमान था, वो काफ़ी कम था। तो उससे क्या पूरे पृथ्वी पर क्या बर्फ़ जमी हुई थी। ठीक है ना। तो बर्फ़ जमी हुई थी, तो आप कभी देखना कि आप बर्फ़ वाले इलाकों में जाना। ठीक है ना। तो वहाँ के जीव जंतुओं को देखना। वहाँ के जीव जंतु कैसे मिलेंगे आपको, ज़्यादा तो उनके शरीर पे क्या होंगे, बाल होंगे, ज़्यादा तो बाल होंगे, और उनका आकार होगा बड़ा बड़ा। जैसे पोलर बियर देखा होगा आपने, भालू देखे होंगे, वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक है ना। उनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। वो क्या करते हैं, उनको ठंडे से बचाते हैं। ठीक है ना। तो जीवों का आकार कैसे होगा, जीवों का आकार बड़ा बड़ा। तो औजार भी कैसे उपयोग मिलेंगे, बड़े। ठीक है ना। जो आरंभिक लोगों के जो औजार होंगे, इनको शिकार करने के लिए जीवों का,
तो वो कैसे होंगे, वो भी बड़े होंगे। औजार बड़े, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जैसे यहाँ पे मध्य पाषाण काल में आए, मध्य पाषाण काल की तारीख यहाँ से 12,000 से 10,000 तक। तो यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे क्या हुआ, जो पृथ्वी का जो तापमान है ना वो कम होने लग, पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ने लग गया, जिससे क्या गर्मी पैदा हुई। गर्मी पैदा होने से यहाँ जो घास के जो मैदान है वहाँ से सबकी सब बर्फ हट गई, तो क्या है, घास उगने लगी। घास उगने लगी तो क्या हो कि जो घास के जो चरने वाले शाकाहारी जंतु हैं वो आए, घास को, हिरन आया, भेड़ आए, ठीक है ना, ये चरने को आए, ठीक है ना। ये तो ये जानवर कैसे होंगे, अब जीवों का आकार कैसा होगा, छोटा, जीवों का आकार छोटा होगा, ठीक है ना। तो जो औजार होंगे वो कैसे होंगे, इनके आरंभिक मानव के, वो भी छोटे होंगे। औजार कैसे होंगे, छोटे होंगे, ठीक है ना। उसी के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है ना। जैसे ही जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरणीय बदलाव किस काल में हुए, मध्य पाषाण काल में, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जो मैंने आपको बताया था क्यों छोटे होते थे, क्योंकि जो जीव जंतु होते ना वो भी क्या है, छोटे हो गए, ठीक है ना। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। तो मध्य पाषाण को क्या बोलते हैं, लघु पाषाण काल भी बोलते हैं। इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ, मतलब हंसियाँ मतलब जो दरांत होता है ना, मतलब उसे उनको काटते हैं अपन, क्या कहते हैं उनको, ऐसा होता है हंसिया, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ दरांत बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो उससे क्या फसल को काटते, कटाई करते हैं फसल की। आरी जैसे औजार मिलते थे, साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जा रहे थे। देखो, जो संस्कृति पहले चल रही थी ना वो भी अभी मिलेगी। जैसे मान लो कि जो रामायण का जो पाठ करते हैं, ठीक है ना, रामायण कब की लिखी गई थी, पर आज भी अपन पीढ़ी दर अपन को रामायण याद है कि नहीं है। आपकी जो अगले आने वाली पीढ़ी होगी, आप भी उनको रामायण पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, बिल्कुल पढ़ाओगे। तो ऐसे ही जो पहले इसमें इस काल में क्या है, औजार, पत्थरों के औजार थे, इस काल में भी पत्थरों के औजार थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भी पत्थरों के औजार मिलेंगे। यहाँ पे कुछ मात्रा में, मतलब इनमें क्या होगी, औजारों में ये बड़े थे, ये क्या थे, बड़े थे, पर यहाँ पे औजार कैसे हो गए, छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे भी औजार ही वो पत्थरों से ही बनते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से ही होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवपाषाण युग। नवपाषाण का क्या मतलब है, नवपाषाण का मतलब ये, इसमें क्या थोड़ी, मतलब अपन को ये धातु मिलने लग गई, ठीक है ना। धातु, कौन सी धातु, तांबा धातु थोड़ी मात्रा में मिलने लग गई अपन को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, पहिए का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ, नवपाषाण काल में, ठीक है ना। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम इसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनका क्या नाम रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, बदलती जलवायु किस काल में हुई है, जलवायु मध्य पाषाण काल में। जलवायु कब बदली, मध्य पाषाण काल में। और इसकी तारीख कब से कब तक है, इसकी तारीख है 12,000 साल पहले से, दुनिया 12,000 साल से 10,000 साल तक, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, तापमान क्या बढ़ने लग गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, मतलब बर्फ पिघलेगी तो घास के मैदान बनने लगे। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ठीक है ना। तो जैसे जलवायु बदली, घास के मैदान हुए, घास के मैदान से क्या है, जो छोटे छोटे जानवर है उनकी संख्या भी बढ़ने लग गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, इनके पीछे पीछे आए। उनके मतलब क्या है, जैसे आपने भेड़ बकरियों झुंड देखा होगा, तो क्या है वहाँ पे वो बच्चे कभी पैदा कर देती हैं बकरियाँ,
तो उनके संग संग एक आदमी चलता रहता है, पीछे पीछे चलता नहीं चलता, उनका सबका ध्यान रखता रहता है। तो ऐसे ही तो ये आदि मानव जो आरंभिक मानव थे, ये क्या करने लगे, इनकी सब उनकी जानकारी हासिल करने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब देखो मछली का पहली बार नाम आया यहाँ पे, तो मछली कब बनी भोजन का स्रोत? मध्य पाषाण काल में। कब बनी? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो आगे देखते हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। मतलब अपन जो किसान बने ये कैसे बने किसान अपन, ठीक है ना, अपन गाय भैंस को पालते हैं, कैसे बने अपन, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसी के बारे में हम जानेंगे अब। इसी दौरान का मतलब क्या है? मध्य पाषाण काल के दौरान। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। मतलब इनको किसी ने उगाया नहीं था, ये अपने आप ही उगे थे। गेहूं, जौ, धान जैसे जो बीज हैं ये अपने आप ही, मतलब जो पौधे थे ये अपने आप उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अब क्या किया, इन जो उगे थे इनको क्या बटोरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे। मतलब उन्होंने देखा ये जमीन, इस जमीन पे ये वाला अनाज उगता है, इस जमीन पे ये वाला गेहूँ उगता है, इस पे ये जौ उगती है, इस पे धान उगता है। ठीक है ना, ऐसे कर करके उन्होंने सीखने लगे सबके बारे में। और ये कब पककर तैयार होते थे ये भी इन्होंने जाना। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। भाई इतनी जानकारी इकट्ठा करने के बाद क्या हुआ, वो खुद ही अपने आप को ही पैदा करना सीख गए। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इस तरह किसान जो अपन बने, किसान बने, इस तरह बने अपन किसान। फिर अब देखो अपन पशुपालन करते हैं वो कैसे बने, पशुपालक कैसे बने अपन। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। भाई अनाज ले लिया उन्होंने, ठीक है ना, जैसे अपन धान की खेती करते हैं, ठीक है ना, चलो गेहूं की खेती करते हैं। देखो गेहूं तो तूड़ी निकलती है, जो भूसा होता है ना, भूसा वो क्या उन्होंने काट काट के और पास में रख दिया, घर के अपने आस पास रख दिया। अब क्या उससे जो पालतू वो वैसे जानवर थे, भेड़ बकरी और ये थे, तो ये भी उनके पास आ गए, घर के पास आ गए उनको खाने के लिए। तो जैसे ही पास आए उन्होंने क्या किया, उनको बांध लिया वहीं पे ही। ठीक है ना, तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया हो गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सबसे आपसे पूछे कि सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था, तो कौन सा था? कुत्ता। ठीक है ना, कुत्ता। तो धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ठीक है, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। वो क्या करते थे, अब आरंभिक मानव कि एक बाड़ा कर दिया, बाड़े लगाते हैं बाड़े, यहाँ पे सब पशुपालक जितने पशु होंगे वो यहाँ पे चारों तरफ मतलब कांटों की दीवार से लगा दी, मान लो ऐसे कांटों की दीवार लगा दी, तो इससे क्या है जंगली जानवरों से क्या है सुरक्षित हो सकें। ठीक है, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। ठीक है ना, तो अपन ने जान लिया कि कैसे वो किसान बने और कैसे वो पशुपालक बने। ठीक है ना, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को पालतू क्यों बनाया गया? भैया बताओ, कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया? सबसे पहले कुत्तों को इसलिए पालतू बनाया तो कुत्ते होते हैं ना, वो होते हैं वफादार। ठीक है ना, कुत्तों में एक खासियत होती है, वो वफादार होते हैं। वो क्या करते हैं, जंगली जानवर जो भी आक्रमण करने आता है उनका मतलब वो भौंकते हैं, तो उससे क्या उनको पता लग जाता है कि भाई जंगली जानवर आए, तो वो छुप जाते थे जंगली जानवरों को डर से हमारे। ऐसे इसलिए उन्होंने कुत्तों का पालना शुरू किया। अब देखो घरेलूकरण की प्रक्रिया, ये बता रहा है घरेलूकरण की, ये घरेलू कैसे बने लोग। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है, तो आप बताना कि फसल उगाना और जानवरों की देखभाल करना, मतलब कृषक खेती करना, मतलब खेती करना और पशुपालन करना, खेती प्लस पशुपालन। ठीक है ना, जो खेती करता है और पशुपालन करता है वो उसे क्या कहते हैं, घरेलूकरण की प्रक्रिया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। ठीक है ना,
इसकी वजह से यह इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते हैं। अब देखो भाई, ऐसे तो जानवरों को, वो शेर को तो पालेंगे नहीं, वो किसको पालेंगे? कुत्तों को पालेंगे, भेड़ों को पालेंगे, बकरियों को पालेंगे, जो उनके फायदे के लिए होगा, ठीक है ना। ऐसी वो खेती करेंगे तो ऐसी तो करेंगे नहीं कि मतलब अफीम की खेती करने लग जाए मान लो, ऐसी मतलब जो जहरीली चीज़ें हैं उनकी तो खेती करेंगे नहीं, उनको तो उगाएंगे नहीं। तो क्या करते हैं? चयन करते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो इनको हम खेती करेंगे और इनको इन जानवरों को हम पालेंगे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। तो एक पॉइंट ये आ गया कि जो आरंभिक मानव थे वो मतलब जानवरों का चयन कैसे करते थे? वो जानवरों का चयन ऐसे करते थे जो बीमार होने की संभावना कम हो उनमें, ठीक है, जो बीमार कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। बड़े दाने वाले अनाज पैदा होंगे तो क्या होंगे? जो मतलब ज़्यादा अनाज होगा उनके पास, है ना, तो उनकी भूख मिट पाएगी। तो साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें, ठीक है ना। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। जैसे अपन बीज लेते हैं दुकान, अब तो अपन दुकानों पर जाते हैं कि भाई ये वाला बीज दे दे, ये वाला बीज दे दे, गेहूं का बीज दे दे, जौ का बीज दे दे। ऐसे अपन अब दुकानों पर जाते हैं। पहले दुकान नहीं थी, पहले क्या थे कि जो उगाया उससे जो थोड़ा कुछ बचा, जैसे 50% में से 100% अपन ने खेती की, 100% में से 80% तो अपन ने क्या कर लिया? भंडारण कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और जो 20% होता है उसको फिर से बो दिया। ऐसे तो करते अपन भी, अब भी तो ऐसे पहले करते थे। तो देखो, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। अहिंसक कौन कौन से थे? जैसे आपने गाय देखे होंगे, बैल देखे होंगे, ठीक है ना, भैंस देखी होंगी, भेड़, बकरी और कुत्ते। अब ये शेर को तो पालेंगे नहीं, तो शेर तो भाई हिंसक करता है, शेर तो इनको ही खा जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते गए। ठीक है ना। तो उन्होंने कैसे जानवर को पालना शुरू किया? देखो, जो ये दांत दिखाए गए हैं आपको, ये दांत, ये तो बड़े बड़े दांत हैं और ये कैसे छोटे दांत हैं। तो पालतू जानवरों के तो कैसे दांत हो गए? छोटे छोटे, ठीक है। भाई जो अपना एक दांत होता है ना, एक कैनाइन, जिसको कैनाइन बोलते हैं, ठीक है ना, ये क्या है? जो मांस फाड़ने के लिए होता था ये पहले, है ना, इसलिए अपने दांत है। इसलिए अपन कह सकते हैं जो आरंभिक मानव थे वो मांसाहारी थे, क्योंकि ये क्या है? मांस फाड़ने के लिए अपने जो दांत आपने देखना, एक नुकीला है, नुकीला दांत है बिल्कुल अपना। तो ऐसे ही तो उनके दांतों का आकार कैसे हो गया? छोटा हो गया, क्योंकि वो कहीं मांस नहीं खाते थे। तो इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सी जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। तो अब जंगली जानवर होगा, वो कैसे, किसके जंगली जानवर के कैसे दांत होंगे? बड़े बड़े। ये तो है जंगली जानवर का, ये वाला जंगली जानवर का है। और ये कैसा है? पालतू पशुओं का। पालतू पशु वो मांस नहीं खाते, वो तो भूसा खाएंगे, भूसा। तो उसके क्या दांत कैसे होंगे? छोटे छोटे होंगे, ठीक है ना। अब शेर के दांत देखना कितने बड़े बड़े होते हैं, एक ही बार में आपके मुंह को, पूरे शरीर को खा जाएगा वो। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे 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 चलती रही और यह करीब 1200 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। किसी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। अब आपसे पूछे, बताओ सबसे प्राचीन फसलें कौन सी हैं, तो आप बताना। इंपॉर्टेंट लाइन है, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ, ठीक है ना। ये कौन सी है? सबसे प्राचीन फसलें हैं। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। पहले कुत्ता आएगा, फिर भेड़ आएगा, फिर बकरी आएंगे, ठीक है ना। अब देखो, एक नवीन जीवन शैली। अब इन ये सब काम किया उन्होंने, किसान बन गए, ठीक है ना, पशुपालक बन गए। अब इससे क्या है? घरेलूकरण की प्रक्रिया अपनाई इन्होंने। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया अपनाई, तो इससे क्या है? इनकी जीवन शैली बदल गई। पहले तो ये आवारागर्दी से घूमते थे, जहाँ मन करता वहाँ चले जाते थे। अब क्या है? बिल्कुल एक तरह से इकट्ठा हो गए, एक जगह पे रहने लगे अभी, ठीक है ना। एक तरह से बिल्कुल ढंग से मतलब कृषि करने लगे, पशुओं को पालने लगे,
ठीक है ना। अब ये शिकार करना उन्हें कम करने लगे। तुम किसी पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ समय लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। ठीक है, जैसे खेती करी उन्होंने, ठीक है ना। तो खेती करी तो ऐसे ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में उग जाएगी वो फसल पूरी पूरी, मतलब महीने 2 महीने लगते हैं ना। तो उसी को उपजाने के चक्कर में वो क्या है, वहीं रहने लग गई। ठीक है ना। तो इससे क्या है, स्थायी निवास होने के। आर्किड अपने पढ़ा था ना, ये वाला, देखो ये वाला, ये तो क्या दूर जगह जगह घूमते थे। तो ये इनका निवास कैसा था, अस्थायी निवास था इनका। कैसा था, अस्थायी। ठीक है ना। भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। अब देखो, जैसे ही वो कृषक बन गए, जैसे ही वो पशुपालक बन गए, तो कैसे बन गए, उनका आवास कैसा हो गया, स्थायी हो गया। कैसा आवास हो गया, स्थायी आवास। तो क्या, बीज बोने से लेकर फसलों की पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति आने लगी। स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई उसमें। ठीक है? उन सभी में क्या आ गई, स्थायी निवास की प्रवृत्ति। ठीक है। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक है। ठीक है। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भाई उन्होंने कई इलाकों में मतलब वो कर दिया। मतलब पहले तो क्या, जमीन ना थी नहीं बिल्कुल भी। मतलब पहले तो मतलब अधिकार नहीं था किसी का भी। जहाँ मन किया वहाँ, मतलब नदियों के पास जितने भी मैदान थे उन सब पर खेती करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पैदावार होने लगी। जब ज़्यादा पैदावार होगी तो उसको भाई अपन भंडार भी तो करेंगे, इकट्ठा भी तो करेंगे कहीं। ये बात सोचने लगे। उन्होंने क्या किया, देखो आगे। बहुत से इलाकों में बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। है ना। अब सोचो कि बड़े बड़े बर्तन क्यों बनाए, तो जो भंडारण था ना उसके लिए। टोकरियां बुनी, फिर जमीन में गड्ढे खोदे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते या उनका प्रयोग करते होंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्यों करेंगे भाई, बिल्कुल। उनको भोजन संग्रह से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी। वो आज आज वर्तमान में जीते थे, आज मिलेगा, आज खाएंगे, कल का कोई पता नहीं, कल मिले ही नहीं मिले। ठीक है ना। और ये क्या कहते हैं, कल की भी चिंता करने लगे। ठीक है ना। तो ठीक है? अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, अब देखो जानवर ने क्यों पाले इन्होंने, जानवर जानवर क्या, चलते फिरते खाद्य भंडार हैं। खाद्य भंडार कैसे, देखो, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती जाती है। साथ ही उनमें दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। अब देखो, जो पशुपालन था ना, ये क्या था, भंडारण का एक तरीका था। पहले क्या था कि कोई जानवर है, मान लो एक मतलब बकरी है, ये बकरी है। ठीक है। बकरी का क्या करा, अरे चलता फिरता वो ये भोजन है, ये चलता फिरता भोजन है उनके पास। कैसे चलता फिरता, भाई पहले तो ये दूध दे देगी। ठीक है ना। दूध देगी, और दूध से पेट नहीं भरा तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे और काट के खा जाएंगे। ठीक है ना। एक एक तीर से दो काम हो गए इनके। तो ये क्या, चलते फिरते खाद्य भंडार थे। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिलता था, और क्या क्या मिलता, उनसे ऊन मिलती थी। भाई भेड़ों से ऊन मिलती थी। उनसे क्या क्या था, भेड़ों को, बैल बैल गाय बैल थे, इनसे क्या करते थे, वो खेती करते थे। ठीक है ना। तो ऐसे आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो गधा होता है वो बोझा ढोने के लिए काम आता है। जो तांगा देखा हुआ अपने घोड़ों के, तो उसके लिए काम आता है। देखो यही है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। ठीक है ना। अब देखो, आरंभिक कृषक कृषक बता रहे हैं कि आरंभिक जो कृषक थे कहाँ पर थे ये, है ना, उनके स्तरों, परास्तरों के बारे में जानकारी बता रहा है ये। मानचित्र 2 को देखिए और प्रश्न संख्या 12 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों ने को शुरुआती कृषकों और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले। ये लाइन है। ठीक है ना।
तो जो प्रारंभिक कृषक और पशुपालक के साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? मध्य पाषाण काल में। अब अपन को मध्य पाषाण काल के स्थलों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये मैप है ना, ये वाला, जितने भी आपको नीले नीले वर्ग दिख रहे हैं वो क्या है? मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। देखो ये लिख रहा, यहाँ पे लिख रहा होगा, ये रहा। नव पाषाण काल में थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया इसने, तो क्या है? मध्य पाषाण काल के स्थल है, ठीक है ना। तो देखो ये कहाँ पे? बुरजुम। ये कहाँ है? बुरजुम। बुरजुम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ है? ये कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है ना। कोल्डी हवा कहाँ है? कोल्डी हवा और महागढ़ा, ये दो स्थान है। ये कहाँ है? यूपी में स्थित है। चरांद है, ये बिहार में, ठीक है ना। ये ये क्या है? दार्जिलिंग हेडिंग, ये क्या है? उत्तर पूर्व में, नहीं उत्तर पूर्व नहीं, पूरब में, ठीक है ना। चार मिल गए अपन को। और देखो एक ये मिल गया हल्लूर, ठीक है ना। और ये एक मिल गया पयम्बल्ली, पयमपल्ली, ठीक है। तो ये कौन, जितने भी स्थान मैंने आपको ये मार्क करें, ये कौन से? मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? अपन क्या, कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? प्रारंभिक कृषकों के और पशुपालकों के, ठीक है। तो इन सब, इनको याद रखना बिल्कुल ही। तो इस तरह ना इन स्थलों से पूछा जाता है कि बताओ जो ये कौन सा स्थल कहाँ पे? बुरजोम कहाँ, मतलब बुरजोम जो प्रस्थल है ये कौन से काल का है, ये पूछते हैं। या ये पूछ लेंगे कि मतलब शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे, तो ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण में भारत पाए गए हैं। पश्चिमोत्तर में कौन पाया जाता है? मेहरगढ़। आधुनिक कश्मीर में कौन पाया जाता है? बुरजोम। तो पूर्व में कौन है? दार्जिलिंग हेडिंग। और दक्षिण भारत में पयमपल्ली, हुन्नूर, ये आपने पढ़ा था, ठीक है ना, ये सभी। अब देखो वास्तव में यह जो स्थान है कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। क्या है? कृषकों और पशुपालक की बस्तियां बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये कैसे पता लगाए कि कैसे पता लगाएं कि ये बस्तियां, जो कृषक थे, ये पशुपालक थे, ये उनकी बस्तियां थी या नहीं थी। तो कैसे पता लगाया उन्होंने कि भाई इनमें पौधे पशु हैं, उनके उन्होंने हड्डियों के नमूने लिए ने, उनसे उनका कार्यक्रम पता लगाया उनसे, ठीक है ना। फिर उन्हें जले हुए अनाज देखे, तो जले हुए अनाज देखे तो उन्हें पता लगा कि एक मतलब पकाए होंगे कई अनाज, तो एक तरह की फसलें होंगी, कई तरह की फसलें होंगी, वो है ना, ऐसे वो जल गए थे। तो इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। अब देखो अब स्थायी जीवन की ओर आ गए अपन, बिल्कुल स्थायी हो गए अपन। अब क्या अपन स्थायी रहने लग गए। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजुम। बुरजुम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में ये, ठीक है ना। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ बनाते थे? ये विशेष बात है। प्राय जो घर जो प्राय जो घर होते हैं अपने, वो कैसे होते हैं? मतलब तो मैदान के ऊपर होते हैं ना, गड्ढों में तो कोई बनाएगा नहीं। पर ये जो बुर्ज होम है ना, इसमें कैसे घर थे? गड्ढे गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे। मतलब ऐसे थे, ये समतल मैदान है और यहाँ पे ऐसा, ऐसे, तो ऐसे नीचे रहा करते थे सब की सब, ये ऐसे ऐसे। एक चित्र दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा, इसमें होगा यार, कहाँ गया? इसमें नहीं दे रखा, नई वाली एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है। नहीं, गिरा गिरा गिरा, देखो
ऐसा घर था ना, वो उन्होंने वहाँ बना लिए बुर्जुम में, है ना, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। अब आपसे पूछे कोई गर्तवास कहाँ मिले हैं, गर्तवास के साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं, आप बोलोगे बुर्जुम में मिले हैं। बुर्जुम कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है ना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ठीक है। देखो आप, जैसा कि आप जानते हो कि जैसे अपन ऊपर जैसे 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 हम ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान घटने लगता है, और जैसे जैसे जमीन के अंदर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। तो इनसे क्या, जो ठंडे के मौसम से क्या है, इनको मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अगर भाई सर्दी पड़ी तो बाहर इन्होंने खाना बना लिया, और गर्मी पड़ी तो बाहर इन्होंने खाना बना लिया, सर्दी पड़ी तो अंदर बना लिया खाना। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले, इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग कहा माना गया है। इनमें वे औजारें ये जिनकी ढाल को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब देखो, पहले तो जो पूरा पाषाण थे उनके जो औजार थे वो कैसे थे, बड़े बड़े। फिर जैसे जलवायु बदलने से क्या हुआ, उनके औजार छोटे हो गए, औजार छोटे हो गए। अब उन्होंने क्या किया, इन पे पॉलिश करना, धार देना शुरू कर दिया। देखो कितने नुकीले हो गए ये, पॉलिश करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। ऐसे इसमें एक भाला बना दिया, ऐसे ऐसे करके भाला बना दिया, फिर चाकू सा टाइप बन गया ये, ऐसे। तो ये जो ऐसे पॉलिशदार जो औजार मिलते हैं पत्थर के, वो कहाँ पे आते हैं, नव पाषाण काल युग में आते हैं, ठीक है ना। अधिक पैना कर दिया और उन पे पॉलिश चढ़ा दिया थी। ओखली तथा और मूसल का उपयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता। भैया ओखली का प्रयोग होने लग गया, मूसल का प्रयोग होने लग गया, ठीक है ना। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, भाई आज भी किया जाता है, ठीक है ना। देखो कितनी बड़ी परंपराएं जो अपन आज भी निभा रहे हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, ठीक है ना। अब देखते हैं नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण मतलब चित्र बनाए जाते थे। मतलब कुछ ऐसे चित्र बना दिया, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं अलंकरण करना, ठीक है ना। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, ठीक है ना। अब क्या है, इन्होंने धीरे धीरे क्या है, भोजन को पकाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। पहले तो भोजन को उसमें इकट्ठा करने लगे, बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, इसमें क्या है वो अनाज गेहूं को इकट्ठा करते थे। अब इन बर्तनों का साइज कैसा हो गया, छोटा कर दिया इन्होंने। छोटा करने से क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, अब खाना बनाने लग गए इनमें, ठीक है। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। देखो कपास का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है ना। तो कपास कहाँ पे कब आई थी, कपास आई थी नवपाषाण युग में, ठीक है ना। कपास कब आई थी, नवपाषाण युग में। ये ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखो एक लाइन यहाँ से जुड़ा है और यहाँ से जोड़नी है इस लाइन को। ऐसे ही एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं पढ़ा जाता है, एनसीईआरटी को बहुत सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, भाई बिल्कुल नहीं। भाई एक संस्कृति मान लो कि जैसे उत्तर की जो जैसे बुर्जुम वाले गड्ढों में रहते थे, तो भाई वो नीचे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या ठंड पड़ती है, इसलिए वो वहाँ पे रहते हैं गड्ढों में। पर ऐसे जैसे राजस्थान में कोई रहने वाले जगह आएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने आएंगे, तो वो तो गड्ढों में नहीं रहेंगे, तो वहाँ की संस्कृति अलग होगी और जो उत्तर की संस्कृति होंगी वो अलग होंगी, ठीक है ना। तो हर जगह के परिवर्तन अलग अलग होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो ये बोल रहा है ऐसी बात नहीं है कि हर तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने
1000 साल के दरमियान में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। कुछ लोग तो क्या अभी भी मतलब क्या शिकार करने लग रहे हैं, पर कुछ क्या है मतलब उन्होंने क्या खेती और पशुपालन करना सीख लिया है। ठीक है ना, सीखने के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी सीखता है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका चलाया करते थे। ठीक है, जैसे पर्वतों में रहते हैं तो पर्वतों से क्या है वो बारिश के टाइम पे क्या है नीचे आ जाएंगे, बारिश के टाइम पे तो क्या है ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि बारिश पर बढ़ जाएगा पानी तो ऊपर चल जाएंगे, और जैसे ही बारिश खत्म होगी तो वो फिर नीचे आ जाएंगे नदियों के पास। तो ऐसे तरीके से तो मौसम के हिसाब से चलते। देखो ये क्या कह रहा है, इसको देखो, क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? क्या रखा होगा? अनाज रखा होगा, ठीक है, पानी रखे होंगे। जो सूक्ष्म निरीक्षण, अब अपन को सूक्ष्म निरीक्षण करना है, मतलब बारीकी से देखना है इसको। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है ना। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, ठीक है ना। अब आपसे पूछे कि बोलन दर्रा कहाँ से कहाँ को जाता है? भारत से, भारत को ईरान की तरफ जाने जाता है, ठीक है ना, मतलब भारत से ईरान को जोड़ने का काम करता है, मतलब एक दर्रा है। देखो मैं मैप बता देता हूँ। यहाँ से ये बोलन दर्रा है। यहाँ पे दर्रे क्या होते हैं, मतलब पहाड़ियों से छोटे नीचे दर्रे होते हैं, मतलब सुरंग सी होते हैं, सुरंग टाइप होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, ईरान है, आगे चल के ईरान मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये बोलन दर्रा है, ठीक है ना, इसके बारे में बात कर रहा है। देखो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो मेहरगढ़ कौन सा स्थान है सबसे पहले जहाँ स्त्री पुरुषों ने क्या क्या करना सीखा? गेहूं उगाना, जैसे, और भेड़ मतलब कृषि करना, और क्या करना? पशुपालन, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये इस चैप्टर की, ठीक है? ये याद रखना। ये लाइन क्या है, पहले अध्याय में ही आई थी, आपको पता हो तो 18,000 साल पहले, ठीक है ना। फिर सुलेमान और केतर की पहाड़ियों का पता लगाओ, पढ़ना उसको, तो इसको यहाँ से कनेक्ट करना, ठीक है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको। इसकी बात कर रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ मिली, ठीक है ना। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। अब देखो मेहरगढ़ के जो बुर्जुम थे ना, उनके जो घर थे वो कैसे थे? गर्तवास, मतलब क्या है, जमीन के अंदर थे। और जो मेहरगढ़ में जो घर हैं वो कैसे हैं? आयताकार। ये देखो आयताकार घर हैं कि नहीं है, ठीक है ना, ऐसे आयताकार घर हैं, चौकोर और आयताकार घर हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। जैसे ये अपने अनाज भरने के रख लिया, अनाज भरने के रख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे कौन आएंगे? मेहमान आएंगे यहाँ पे, है? यहाँ पे अपन ड्राइंग रूम रख दिया, मतलब यहाँ पे सोने का काम होगा, ठीक है ना। ये अपना चौक होगा, चौक होता है ऐसे। तो इस तरह अपने अपने हिसाब से उन्होंने बना लिया, जैसे अपन भी आज भी अपन ऐसे घर बनाते हैं। अब देखो मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो क्या आप देखो यहाँ से एक पॉइंट मिला अपन को, क्या मिला कि जो मेहरगढ़ के लोग थे ना, वो क्या पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? आप बोलना हाँ, वो जब पुनर्जन्म में विश्वास रखते, क्यों रखते थे? क्योंकि वो क्या करते थे, जब मृत्यु होती थी ना, तो उसके साथ क्या, अब मृत्यु के साथ क्या है, उसके जो मतलब सगे संबंधी हैं, उसके प्रति सगे संबंधी होते हैं ना, तो उसको क्या है, मतलब जैसे जो मरा हुआ है उसको जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ हो उसको उसके साथ दफना देते थे। उसको कैसे दफना देते? देखो ये जाओ, ये मरा हुआ है आदमी है, ठीक है ना, अब इसको क्या प्यारी है, इसको देखो ये प्यारी है, ये क्या है पता नहीं क्या है, ये मतलब सुअर है, ये मतलब सुअर सा है, सुअर प्यारा था, इसको सुअर को भी दफना दिया, यहाँ पे इन जानवरों को दफना दिया,
है ना, ऐसे। तो इनको दफना दे देते वो, जो मृतक को थी वो चीज़, उनको सबको दफना देते थे। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। ये क्या है? बकरी है। क्या है? बकरी। मतलब बकरी को दफना दिया, खुद तो मरा मरा, बकरी को मरवा गया। ठीक है ना? क्यों दफना है? क्योंकि भाई ये जब मर जाएगा ना, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये बकरी भी ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जाके भी भोजन प्राप्त कर लेगा, है ना? शायद ऐसा सोचते होंगे। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखो देखो कैसी बात कर रही है। ऐसा होता है कि कभी? तो भाई पुराने ज़माने के लोग हैं, कुछ भी कह देते हैं। देखो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना? तो फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके आप क्वेश्चन आंसर कर लेना। ये जो उपयोगी शब्द है इनको आप पढ़ लेना बिल्कुल। ये मैंने एक एक करके आपको समझा दिया है, ठीक है ना? और अपना अगला 3 चैप्टर 3 आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल, ठीक है ना? सब्सक्राइब बिल्कुल करना, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू।